उन्होंने बाबू बजरंगी के साथ मजाक करते हुए अपने जान को जोखिम में डालकर उन्होंने उसका पूरा बयान रिकॉर्डिंग किया कि कहने कैसे कैसे हमने घर को जलाए, कैसे कैसे लोगों को कत्ल किया, कैसे रेप किया औरतों का, और कैसे मां के पेट से चीर के बच्चे को निकाल के जला दिया। ये पूरा कहानी उसने बाबू बजरंगी ने बयान किया और उस हमारे हिंदू भाई ने उसको रिकॉर्डिंग किया और सुप्रीम कोर्ट के स्पेशल कोर्ट में जब प्रोड्यूस किया तो पता चला फॉरेंसिक लैब में ये ऑथेंटिक है। तब जाके उसको सजा दिया 42 लोगों को 28 साल का कि ऐसा हैवानियत आज तक हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? जो हिंदुस्तान टेररिज्म के खिलाफ लड़ना चाहता है, जो बोलता है कि टेररिज्म को जड़ से मिटा दूंगा, अभी अभी बाबू बजरंगी और माया कोदरानी का फेल हो गया थोड़े दिन पहले। आप बताओ, आप तो सारे टेररिस्ट को छोड़ रहे हो दंगा करने के लिए, आप सारे छोड़ रहे हो। उधर बड़ा टेररिस्ट नरेंद्र मोदी पीएम बन गया, अमित शाह उसका छोटा भाई वो बीजेपी का सभापति बन गया। अब बोलो टेररिस्ट कैसे खोजा जाएगा? कौन टेररिस्ट खोजेगा? किसको पकड़ेगा? वो तो यही बोलेगा ये सारे मुसलमान टेररिस्ट है। यही बीजेपी का एक गवर्नर तथागत रॉय, यही बंगाल का बीजेपी का प्रेसिडेंट था, अभी त्रिपुरा का उसको बनाया गया गवर्नर। आप उसका जुमला सुनिए, कितना बेशरम बेहिस है। वो बोलता है कि याकूब मेनन के जनाजे में जो लोग थे उसके रिश्तेदार और दोस्त छोड़ के वो पूरे लाखों के लोगों हम जो थे उसके ऊपर नजर रखा जाए, ये आने वाला वक्त का टेररिस्ट है। आप बताओ, लोग जनाजे में शरीक नहीं हो सकते हैं, वो बोलता है कि टेररिस्ट है। मतलब टेरर से टेररिस्ट होता है। वो तथागत राय को वो लाखों अवाम देख कर डर लगता है। यकीनन तुम्हें डर लगना चाहिए, क्योंकि एक मोमिन मुसलमान को देख के शैतान डरेगा, एक अल्लाह वाला मुसलमान को देख के शैतान डरेगा। तथागत राय ने संविधान का उल्लंघन किया, वो हिंदुस्तान के अवाम के ऊपर इशारा करके बोल रहा है ये सारे लोग टेररिस्ट हैं। आप बताओ, याकूब मेनन ने जो गुनाह किया था उसके लिए आपके अदालत के मुताबिक आपने उसको फांसी सुनाया, लेकिन उसने ईमान से नहीं हटा था, कलमे का रिश्ता उसने नहीं तोड़ा था। उसके साथ आज भी मेरा कलमे का रिश्ता है और उस जनाजे में दिल से मैं भी शरीक था और वो लाखों लोग जो उसके जनाजे में शरीक थे, वो तमाम मुंबई के भाई को हम सलूट करता हूं। तुमने उसके अलविदा जमात में तुमने उसका साथ दिया और ये कलमा का रिश्ता को तुमने पूरा किया कि नहीं। वो कुछ भी होगा आपके अदालत में गुनाहगार, लेकिन कलमे के बदौलत हम उसके भाई हैं और उसका साथ नहीं छोड़ सकते हैं। उसने हिंदुस्तान में वापस आया, हिंदुस्तान को बचाने का रास्ता दिखाया, हिंदुस्तान का रॉ से लेकर तमाम लोग बोला कि उसने जो मदद किया हमारा एजेंसी 40 साल में पूरा नहीं कर सकता। आप बताओ, ऐसे लोग आप इसको क्या बोलोगे? वक्त इसका इंसाफ करेगा। लेकिन ये जो सारे टेररिस्ट छोड़े जा रहे हैं और अच्छे लोगों को, मासूम लोगों को जेल में अंदर घुसेड़ा जा रहा है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है कि मुल्क में नफरत पैदा करो, मुसलमानों के बारे में गलतफहमी पैदा करो कि ये लोग देश के दुश्मनान हैं, ये लोग टेररिस्ट हैं, ये भरोसे के लायक नहीं है। यही असल मकसद है, क्योंकि इसी के बुनियाद पे राजनीति इस मुल्क में चल रही है। हमारा कसूर यकीनन है, बिल्कुल है, हमारा गुनाह है कि हमने राजनीति को, सियासत को, पॉलिटिक्स को गंदा समझा और उस जगह को हमने खाली कर दिया। इसीलिए गंदे लोग, टेररिस्ट लोग वो जगह को पूरा किए और आज हिंदुस्तान के हुकूमत में जो लोग बैठे हैं वो लोग यकीनन टेररिस्ट हैं। ये गुजरात के दंगा करने वाले जिसको पूरा हिंदुस्तान वीजा नहीं दिया कि ये नरेंद्र मोदी अमेरिका आने के लायक नहीं है, ऑस्ट्रेलिया आने के लायक नहीं है, कहीं जा नहीं सकता, पूरा यूरोप में बैन लग गया, लोग इसके नाम में थू-थू करने लगे। आज भी आप इंटरनेट में चले जाइए, यूट्यूब में चले जाइए, लॉग ऑन कीजिए, टॉप 10 टेररिस्ट तो नंबर 1 में मोदी का नाम आएगा। ये नरेंद्र मोदी हमारा प्रेसिडेंट बना है। आपको जागना पड़ेगा। हम जो पहला जुमला बताए थे आपको, यकीनन फैसला करने का टाइम आया है। हमको फैसला करना पड़ेगा कि हम पॉलिटिक्स करेंगे, सियासत करेंगे, इत्तेहाद कायम करेंगे क्या इन्हीं की दया और इसी के रहमो करम में हम गुजारेंगे। आप बताओ ये जो हो रहा आज के दिन में, अभी चंद दिनों में हमने कुछ बात सुनना शुरू किया। जब से ये अजीब गरीब हादसा हुआ, ये बीजेपी
बीजेपी का हुकूमत बना, अब आरएसएस का हुकूमत बना, तो पहला बात हमने सुना कि ये गीता, सुषमा स्वराज बोलती है गीता राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। अब बताओ 800 साल मुसलमान हुकूमत किया हिंदुस्तान में, कभी कलाम पाक को हिंदुस्तान का राष्ट्रीय ग्रंथ कहा? किसी के ऊपर जबरन कुरान को पढ़ने को मानने को कहा? नहीं, खुद अल्लाह की भी ये हुक्म नहीं है। 800 साल हुकूमत करने के बाद भी हमने किसी के ऊपर जबरन दीन को, कुरान को थोपने का काम मुसलमानों ने नहीं किया। आज इतनी बड़ी जुर्रत क्यों हो रही है? आप बताओ, साक्षी महाराज बोलते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ओथ लेके बोलते हैं कि इसके मुताबिक चलेंगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन का धज्जी उड़ा के बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कि इस मुल्क में 2 किस्म के लोग रहते हैं, एक है हरामजादा और एक है रामजादा। आप बताओ, रामजादा तो मैं नहीं हूं, यकीनन नहीं हूं, मेरे लिए ये गाली है, और हरामजादा तो यकीनन पूरी हिंदुस्तानियों के लिए गाली है। ये कौन सी बात है और किसके तरफ इशारा है? इतनी बड़ी बात बोल कौन रहे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बोल रहे हैं, उसका प्राइम मिनिस्टर चुप है, लोकसभा का चेयरमैन चुप है कि ऐसे लोग पार्लियामेंट में बैठने के लायक नहीं है, इसकी जगह जेल में होना चाहिए। आप बताओ, योगी आदित्य नारायण क्या बोल रहा है? आप सब आजकल इंटरनेट में घाटते हो, योगी आदित्य नारायण बोल रहा है मस्जिदों का माइक को खोल के वहां सैफ्रन फ्लैग लगाएंगे। वो और आगे बढ़ के उसकी जरूरत देखिए, बोलता है कि नौजुबिल्ला मस्जिद के अंदर सुअर का पालन करेंगे, और आगे बोलता है कि मस्जिद के अंदर गणेश स्थापना करेंगे, हर मस्जिद में गणेश पूजा होगा। और उससे आगे जो बोला, सारे बर्दाश्त के हद पार कर गए। बोलते हैं अपने नौजवानों को, मुसलमान के औरतों को कब्र से निकाल के उसका रेप करो। आप सोच सकते हैं मामला कहां तक चला गया? हमारी मां बहनों को कब्र से उठा के रेप करने वाले बोल रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होने वाला एमपी। हिंदुस्तान का बुनियाद हिल गया, उसका सामना करने वाला कोई नहीं है, उसको जेल में भरने वाला कोई नहीं है। हिंदुस्तान का दस्तूर कहां है? सारे आईपीसी कहां गए? सारे अदालत के धारा कहां गए? हमारे पुलिस फोर्स कहां गए? कोई कुछ भी बोलता और चला जाता है। असल में हमको सोचना है कि हमने क्या पैदा किया, हमने कौन सी सरकार खड़ी की। ये हमारी करतूत है कि आज आदित्य नारायण इतनी बड़ी बड़ी बात बोल रहा है, लक्ष्मी महाराज, साक्षी महाराज ये बात बोल रहा है। आप बोलिए, ये सारे लोग इसी से बात बोलते हैं, लेकिन कोई सामना करने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। और जवाब देता है तो एक आदमी देता है, जवाब देता है तो एक आदमी देता है। जब ये बोलते हैं कि घर वापसी की बात, आपको हिंदू मजहब में वापस आना है, और नहीं तो आपको 2021 तक क्रिश्चियन और मुसलमान को हिंदुस्तान के सरजमीन से मिटा दिया जाएगा। इतनी बड़ी बात पूरी कौम की तारीख फिक्स कर रहे हैं। पार्लियामेंट में खड़े होने वाले ये लोग बोल रहे हैं 2021 तक घर वापसी करो, हिंदू मजहब में वापस आओ, और नहीं तो हिंदुस्तान से क्रिश्चियन और मुसलमानों की हस्ती मिटा दी जाएगी। और ये सुनने के बाद आप बेचैन नहीं हो, आप फिक्रमंद नहीं हो, आप बैठे हो कि सुबह नाश्ता करना है, सारा दिन काम करना है और नमाज पढ़ के सो जाना है, इतना काफी है क्या? एक मिनट मियां से हट रहे, उसका बाद बोल दिया। इसलिए ऐसे मौके पर जब पूरा हिंदुस्तान खामोश, कोई कुछ बोलने वाला नहीं, तो पार्लियामेंट में एक शख्स खड़ा होता है। वो शख्स शेरवानी में खड़ा होता है, सर पे टोपी, चेहरे पे सुन्नत दाढ़ी और 6 फुट 2 इंच का वो आदमी खड़ा होकर बोलता है घर वापसी नहीं होगी, घर वापसी नहीं होगी। मैं कुरान पे ईमान रखता हूं और अल्लाह के सिवा किसी के सामने ये सर झुकेगा नहीं। आप बताओ, उस आरएसएस के मुंह तो जवाब देने वाला 543 लोग पार्लियामेंट में खड़े हैं, उसके अंदर एक ईमान वाला खड़ा है, सब पे भारी है, उसके आंख में आंख लगा के बात करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप सोचो, हमने तो और भी भेजे है ना, हमने सुल्तान अहमद को भेजा है ना, हमने मोहम्मद सलीम को भेजा है ना, हमने मौसम नूर को भेजा है ना, अबू हसन खान चौधरी को भेजा है ना जाने पूरे हिंदुस्तान से कितने भेजे हैं। आप बताओ कौन काम आ रहा है? आपकी इज्जत की धज्जी उड़ाई जा रही है, आपकी मां को कब्र से उठा के रेप करने की बात किए जा रहा है, और ये लोग सर झुका के मुंह छुपा के वहां बैठे हैं, किसी दादा दादी के
आप बोलो ऐसे लीडर हमारे किस दिन काम आएंगे? हमने कौन सा कारनामा दिखाया है? इसलिए बोलते हैं तादाद से कोई माने नहीं रखता। अल्लाह चाहे तो एक का कदम जमा दे, पूरी दुनिया पे भारी पड़ेगी। और एक बंदा असदुद्दीन अवैसी पूरा हिंदुस्तान में भारी पड़ रहा है, उसके सामने कोई टकराने वाला नहीं है, उसके सामने कोई खड़ा होने वाला नहीं है। लेकिन भाई मायूसी की कोई बात नहीं है। अल्लाह ताला अपना इशारा दे रहे हैं। कल तक ये कौम जो रोता था कि मेरा तो लीडर नहीं है, हमारा लीडर चोर, बेईमान, घूसखोर, जनाखोर, शराबी, ऐसे लीडर हमारे थे। मुसलमान का रोना था हमारा तो कोई लीडर नहीं है। हमारा लीडर बुद्धू बाबू, ममता बनर्जी, सिद्धार्थ शंकर राय, प्रफुल्ल सेन और ना जाने कौन कौन हमारा लीडर बना। आज एक इशारा दे रहे हैं कि देखो तुम्हारा रोना था, जब हम देते हैं तो बेहतरीन देते, सबसे अच्छा देते हैं। तो अल्लाह ताला ने असदुद्दीन अवैसी को भेजा। और हमारा तस्लीम करें या ना करें, इस मुल्क के पार्लियामेंट कमेटी वो बता रही है कि यू आर द बेस्ट, तुम्हारा जैसा कोई नहीं, तुमसे अच्छा कोई नहीं। उसको बेस्ट पार्लियामेंट्री का खिताब इस मुल्क का, जमहूरियत का जो सबसे बड़ा ठिकाना है, वो पार्लियामेंट कमेटी देती है। वो मान चुका है कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं है। तुम्हारे सामने टकरा ले, तुमसे कोई बहस कर ले, बोल ले, खौफ बोल के कोई चीज उसके अंदर है। इन सोनिया गांधी असदुद्दीन अवैसी को बोलते हैं, असद साहब आपका जान का खतरा है। रिपोर्ट है कि बहुत सारे लोग आपको जान से मारना चाहते हैं, आप अपनी हिफाजत करें और सिक्योरिटी लें। आप सिक्योरिटी क्यों नहीं लेते? असदुद्दीन अवैसी बोलते हैं मेरा सिक्योरिटी तो खुद अल्लाह है, मेरी हिफाजत के जिम्मा हमने अल्लाह को दे दिया। अब बताओ जिसकी हिफाजत के जिम्मा अल्लाह ले ले, पूरा दुनिया मिलकर उसका कुछ बिगाड़ सकता है? नहीं बिगाड़ सकता है। और जब इंसान इतना पुख्ता ईमान वाला होता है तो उसका चमकता है। आज पार्लियामेंट क्या, पूरे हिंदुस्तान में इससे ज्यादा इज्जतदार कोई नहीं है। वो बताते हैं कि पूरा दुनिया लाके मेरे कदमों में डाल दो, मैं अपने ईमान से हटने वाला नहीं। और ये नमूना हमारे लिए, हमको ऐसा बनना है। हमारी मायूसी को खत्म कीजिए। लेकिन इस दरमियान हमारा बहुत बड़ा गलती हुआ है, सियासी गलती हुआ है, उसको भाई थोड़ा समझना पड़ेगा हमारा गलती कहां हुआ। इसलिए बोल रहे हैं। इतनी बात बोलने के बाद मैं बोल रहा हूं कि मैं फख्र करता हूं कि हिंदुस्तान के सरजमीन में है, मैंने पैदा हुआ हूं। और इस मुल्क की हिफाजत के लिए 100 बार नहीं, अगर 1000 बार हमको शहादत का जाम पीना पड़े तो इंशाल्लाह पिएंगे। इस मुल्क के लोग अच्छे हैं, ये मुल्क अच्छा है, यहाँ की फिजा अच्छी है, सारे लोग अच्छे हैं। हमारा सिर्फ कुछ गलती की वजह से आज ये दिन हमको देखना पड़ा। पिछला लोकसभा इलेक्शन 2014 में एक अजीब व गरीब हादसा हुआ, एक ऐसा कांड हुआ जो कभी हम तस्वुर नहीं कर सकते। आप सोचो, कल तक ये बोलना था कि हिंदुस्तान में अगर पॉलिटिक्स करना है तो तुमको मुसलमान को लेना पड़ेगा, तुम बगैर मुसलमान को लिए पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। यकीनन ये दस्तूर बन चुका था। इसलिए झूठ सही, दिलासा सही, कुछ वादे लोग करते थे, मीठे मीठे बोल बोलते थे, पीठ में सर में हाथ फहराते थे, फिर हमें कुछ खैरात भी देते थे, फिर हमारे घर को भी आग लगाते थे, बाद में हमारे घर को फंसाते भी थे, हमको गलत सलत केस में फंसाते थे, पुलिस से पिटवाते थे, फिर आखिर में आके दंगा के बाद थोड़ा सा चूड़ा, थोड़ा सा पॉलिथीन भी दे देते थे कि अगला बार वोट मांगने इनके लिए आना पड़ेगा। लेकिन इस बार 2014 में जो काम हुआ, ऐसा हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। 2014 में बीजेपी हिंदुस्तान को कब्जा करने के लिए 272 सीट का जरूरत था, उसने अकेला 282 सीट हासिल किया। उसका एनडीए 336 सीट लिया। और ये पहला मर्तबा हुआ कि बीजेपी एक ऐसी सरकार हुकूमत में आई जिसमें एक भी मुसलमान एमपी नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं है। और जो बीजेपी खुला मुसलमान का दुश्मन है, अक्सर मुसलमान उसको वोट नहीं देते हैं। यह साबित हुआ कि हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए अब मुसलमान की कोई जरूरत नहीं है। बगैर मुसलमान का यह हिंदुस्तान चल सकता है। इसका मतलब
मुसलमान की हैसियत दो कौड़ी की रह गई है। इसको चाहे मारो काटो, इसको खत्म कर दो, लेकिन इसका होकर बोलने वाला कोई नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट वो बना है जिसमें मुसलमानों का नामो निशान नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है, उसका मुसलमान से कोई वास्ता नहीं है। इतना कमजोर हिंदुस्तान आज तक नहीं बना, और इसका वजह भी हम लोग हैं, हम ही लोग हैं इसके वजह। इसका वजह यह है, आप रिजल्ट पे गौर कीजिए। 2014 में बीजेपी 282 वोट लाया। वोट कितना मिला परसेंटेज? वोट मिला 29%। 29% वोट मिला बीजेपी को। तो बाकी 71% वोट बीजेपी के खिलाफ गया। मतलब हर सीट में बीजेपी के कैंडिडेट थे, उसके बावजूद 71% लोग बीजेपी को नहीं चुना, उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया, बीजेपी के खिलाफ किसी दूसरे पार्टी को दिया। इसका मतलब यह होता है, ये 71% लोग जो है, ये मुसलमान के दुश्मन नहीं है, ये हमारी मस्जिदों को तोड़ना नहीं चाहते हैं, हमारी मां बहन की इज्जत आबरू से खेलना नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चों के खून के प्यासे नहीं है। ये 71% कौन है, हमें जानना पड़ेगा। हिंदुस्तान में मुसलमान कितने हैं? सरकारी आंकड़े बोलते कि 13 से 14% है। हम मान लेते कि कम बताया, ज्यादा पकड़ते, कितना पकड़ेंगे? 18, 19, 20% पकड़ेंगे। 125 लोगों के अंदर, 125 करोड़ के अंदर 25 करोड़ लोग आप समझ लीजिए मुसलमान है। तो ये अगर 20% मुसलमान है 71% में, तो बाकी 51% कौन लोग है भाई? वो 51% वो लोग हैं जो बीजेपी को वोट नहीं दिया, वो गैर मुसलमान है, फिर भी वो मुसलमान के दुश्मन नहीं है। आप बताओ, 71% लोग हिंदुस्तान के ऐसे लोग हैं जो इसे हिंदुत्व के दौर और मोदी राज का ऐसा ढिंढोरा पीटने के बाद भी मोदी को वोट नहीं दिया, वो मुसलमान के दुश्मन नहीं है। तो इस हिंदुस्तान पे क्यों ना मर मिटे? क्यों नहीं 100 बार 1000 बार इस हिंदुस्तान के लिए मर मिटे? इस हिंदुस्तान को समझने की जरूरत है कि यहाँ के लोग अच्छे हैं, हमें इस हिंदुस्तान को समझना पड़ेगा। और इसीलिए बोलते हैं कि बाकी जो 29% है ना, जो बीजेपी को वोट दिए, ऐसा नहीं कि वो पूरा 29% मुसलमानों का दुश्मन है। उसमें से ऐसे बहुत सारे लोग बीजेपी को इसलिए वोट दिए कि कांग्रेस से करप्शन से तंग आ चुके हैं। कांग्रेस का 2G स्पेक्ट्रम 1,76,000 करोड़ का घपला। आप सोचो, आपका कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का घोटाला, जिसमें मनमोहन सिंह वो खुद कोयला मंत्री, कोयला उनके डिपार्टमेंट में था। कलमाजी का कॉमनवेल्थ गेम में 75,000 करोड़ का घपला, और ना जाने ऐसे कितने घपले उसके पीछे होते रहे, सारे घपले होते रहे। आप बताओ, ये कांग्रेस से तंग आके कुछ लोग बीजेपी को वोट दिए। चलो एक बार आजमा के देखते हैं, कांग्रेस को तो गिराया, अब तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग, बंगाल के लोग जिस कदर वामफ्रंट से तंग आके वामफ्रंट से उठ गए, वामफ्रंट जैसा राक्षस पार्टी से बचने के लिए आखिर में फ्रस्ट्रेशन में बोले कि चलो ये दीदी को वोट इस बार दे ही देते हैं, तृणमूल को वोट दे ही देते हैं, कम से कम वामफ्रंट से तो मुक्ति मिल जाएगी, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। लेकिन और कोई चारा नहीं है, ममता बनर्जी को वोट दो। उसी तरह से बहुत लोग लाचार होकर नरेंद्र मोदी को वोट दिए। बड़ा तरक्की की बात बोल रहा है, सबके साथ सबका विकास। लगता है कि आजकल कपड़ा लत्ता भी अच्छा पहन रहा है, थोड़ा सा सुधर गया होगा। बहुत से लोग उम्मीद लगाएं कि इंडस्ट्री गुजरात में जैसा हुआ है, हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान में हो, कुछ रोजगार मिल जाएगा, कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, कुछ तो होगा। लेकिन हकीकत क्या हुआ? ये धोखे में थे लोग, धोखे में ले गए 29% वोट। मैं आपको बताता हूं, आज भी बीजेपी का वोट, आरएसएस का वोट 5 से 7% से ज्यादा नहीं है जो मुसलमान से दुश्मनी चाहते हैं। और पूरा हिंदुस्तान क्या चाहता है? रोटी कपड़ा मकान, थोड़ा सा पेट भर को खाने को मिल जाए, थोड़ी सी बच्चों की तालीम हो जाए, सर पे थोड़ा सा छाद हो जाए, बीमार हो जाए थोड़ा इलाज हो जाए, थोड़ा बिजली पानी। ये तो सपना जैसा लगता है गरीबों के लिए। ये चाहते हैं लोग मंदिर मस्जिद का फसाद नहीं चाहते। आज भी मैं बोल रहा हूं, हिंदुस्तान के लोग थोड़ा इज्जत से जीना चाहते हैं। ये पुलिस का डर, गुंडा का घर है, पॉलिटिकल नेता का
ये जो हैवानियत, इससे बचना चाहते लोग किसको किसको नहीं आजमाए। मैं बीजेपी के बात कह रहा था तो कांग्रेस कहां कम रहा हमें सताने के लिए। आप देखो गुजरात में मोदी था तो सेंट्रल में वाजपेयी था, आसाम में क्या हुआ, तरुण गोगोई था 2012 साल में, और सेंट्रल में सोनिया गांधी थी। अरे ये जो कांग्रेस मेरे कान में आके फूकती है कि देखो नरेंद्र मोदी दंगाई है, ये कातिल है, ये है, तो तुमने क्या किया? आज 69 साल होने पे आए 70,000 से भी ज्यादा दंगा हो गए, करोड़ों लोग मर गए, अरबों खरबों का जायदाद का बर्बादी हो गया, पूरा इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। लेकिन आज तक हिंदुस्तान के किसी भी कातिल को सजा नहीं मिला जो मुसलमान को सताया हो। मुसलमान को कत्ल करने वाले खाली बाबरी मस्जिद की बात नहीं, खाली 93 का बॉम्बे का राइट नहीं, खाली गुजरात दंगा नहीं, मुजफ्फरनगर नहीं, आसाम दंगा नहीं, यूपी के एक एक शहर में यूपी के लोग बोल सकते हैं 1,000 दंगा हुआ है। ऐसा कौन सी बात पे दंगा नहीं हुआ? लेकिन आज तक हिंदुस्तान के गवर्नमेंट मुसलमानों के ऊपर जुल्म करने पर एक भी कातिल को सजा नहीं दे सका। ऐसे हिंदुस्तान में हम जी रहे हैं, यकीनन हम कसूरवार हैं। और यही कांग्रेस ये जो सूरत हाल है तो हम करें क्या? जब मुल्क के ज्यादातर लोग अमन चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, ऐसे हाल में हर पार्टी को मुसलमानों ने देखा और दलितों ने देखा, क्रिश्चियन ने देखा, जैन ने देखा, मोदी, पूरे हिंदुस्तानियों ने हर पार्टी को, चाहे वो आप कांग्रेस हो, सीपीएम हो, बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, जितने पार्टी है सबके क्या हालात है। बिहार में लालू प्रसाद चारा घोटाले में अंदर गया, साबित हुआ, तभी तो जेल में गया ना एक सीएम उतर के। तो फिर कैसा कौन सा कानून है जो गुनाह साबित हुआ वो रिवर्स हो गया, उसको बेल दे दिया। अब वो कि हिंदुस्तान का राजनीति का क्या होगा वो फैसला कर रहा है। अभी मायावती ताज कॉरिडोर केस में फंसा हुआ था, उसको भी जेल खटने को था, उसको कैसा सेटलमेंट हुआ वो बच गया। जयललिता चीफ मिनिस्टर रहते हुए अपना प्रॉपर्टी का हिसाब नहीं दे सका, कहां से तुमने कमाया, उसको जेल जाना पड़ा। फिर कैसा सेटिंग हुआ, वो सारे बाहर आ गए। अब वो जो हरियाणा का चीफ मिनिस्टर चौटाला और उसका बेटा टीचर लोग को गलत तरीके से अपॉइंटमेंट दिया सरकारी नौकरी में, वो लोग जेल खटा। बीच में निकला इलेक्शन फाइट किया, फिर अंदर चले गया। ये क्या वनडे टूर्नामेंट हो रहा है क्या? बीच में आया इलेक्शन वाला चला गया। आप समझ सकते हो सारे के सारे लोग घोटाला में मुलव्विस है, कौन किसका साथ नहीं देगा आप बताओ। बंगाल का आप हिसाब ले लो, बंगाल का हिसाब ले लो। चंद दिन पहले तक दीदी चिल्ला रही थी नरेंद्र मोदी के खिलाफ कि इस बंगाल के मामाटी मानुस में मैं कोई दंगाई को आने नहीं दूंगा। नरेंद्र मोदी अगर एयरपोर्ट पे उतरेगा तो उसके कमर में रस्सी बांध के हम उसको जेल के अंदर ढुसेड़ देंगे। आप बताओ वो रस्सी कहां गया? जब शारदा कांड का कहानी सामने आने लगा तो यही कुणाल घोष को राज्यसभा का एमपी ममता बनर्जी उठा के जेल के अंदर डाल देती है ना। उसके बाद मदन मित्र इसके जाता है अंदर में, और ना जाने किसका इतना इंटेलिजेंस ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर, इंडस्ट्रीज लाइन से जाने लगा। और कुणाल घोष अंदर से बोल रहा है, क्या बोल रहा है? बोले इसका मास्टरमाइंड तो ममता बनर्जी है। शारदा कांड का पैसा का अगर सबसे ज्यादा बेनिफिट किसी ने उठाया तो ममता बनर्जी उठाया। सारे चैनल, सारे अखबार ममता ही का तो पूजा करता है, काम तो ममता ही का करता है, तो इसमें ममता कैसे शामिल नहीं है? जब मुकुल राय का बुलावा आया, ममता बनर्जी का राइट हैंड, अब बोला कि सबूत इतना घनघटा है, इतना सबूत है, बच नहीं सकता। वो डेट लेता रहा और उधर में जाके बीजेपी के टॉप लीडर से मुकुल राय मीटिंग करने लगा, और सेटिंग करने के बाद एक दिन दिया, और उसके बाद क्या हुआ, दूसरा दिन और बुलाया नहीं। जब मुकुल आने जाने लगा तो हमारे दीदी चिल्लाने लगी कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं जेल जाने से डरता नहीं हूं। आप गांधी जी हो क्या? आप मुल्क की आजादी में लड़ते हुए जेल जाना चाहते हो? आप शारदा कांड में गरीब लोगों का पैसा गोपन करने के केस में जेल में जाने की बात कर रहे हो। आप खुद अगर जेल जाने की बात कर रहे हो कि मुझे डर नहीं है जेल जाने के लिए, यकीनन आप इसमें शामिल हैं। ये पैसा किसका है? शारदा कांड का, रिक्शा वाले का पैसा, ठेला वाले का पैसा, सब्जी वाले का पैसा, भेल वाले का पैसा, रिक्शा
घुसा हुआ पैसा, ये शारदा कांड है। उसके इतने प्रॉपर्टी है, सुदीप्तो सेन बोल रहा उस प्रॉपर्टी को बेच के गरीबों का पैसा वापस दो, लेकिन नहीं करेंगे, बाद में इसको बांट के खाएंगे। ये तकदीर है हिंदुस्तान का। और ये सारे लोग जब ऐसे हालात में है, जब ममता बनर्जी डरी हुई है, तो ये ममता बनर्जी भी चली गई दिल्ली में, मोदी को कोसने वाले, गाली देने वाले। ममता बनर्जी चली गई दिल्ली में और वहां पर जाके नरेंद्र मोदी के साथ एक गुप्त मीटिंग हुआ। क्या मीटिंग हुआ? मैं नहीं था, लेकिन आप सब अक्लमंद लोग हैं, आप समझ सकते थे यकीनन कौन सी बात हुई होगी कि उसके बाद शारदा कांड दब गया और किसी को सीबीआई नहीं बुलाता है और कुछ भी नहीं होता। ममता बनर्जी फ्री हो गई है और राज्यसभा में जो माइनिंग बिल फंसा हुआ था, माइनिंग बिल जिसको फॉरेन कंपनी को अलॉट करके अरबों खरबों रुपया मिलेगा, वो पास नहीं हो रहा था कि सारे लोग अपोजिशन में खड़े हो गए। यही ममता बनर्जी तो नरेंद्र मोदी को कोसने वाली थी, ये गई अपना टीएमसी के सारे लोगों को, एमपी को राज्यसभा में बोला कि बीजेपी को वोट दो। वो माइनिंग बिल पास हो गया, एक्सचेंज ऑफर हुआ कि हम तुम्हारा माइनिंग बिल पास कराएंगे, तुम हमको शारदा कांड से बचा लो। डील हो गया। अभी देखिए पिछला जो कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ, किस कदर इलेक्शन हुआ, ना सेंट्रल फोर्स उतरा, ना इलेक्शन कमिश्नर का कोई जबल सीधा, हॉलीडे हो गया। 144% वोट हो गया, 144%। क्या हम समझते नहीं है ये क्या चल रहा है? आप बताओ, ये घोटाला का पूरा हिंदुस्तान चल रहा है हमारे वजह से, क्योंकि हमने सियासत नहीं किया, हमने सियासत नहीं किया। आज इस दलदल से निकलने के वजह से एक आदमी हमको नजर आता है, पूरे हिंदुस्तान को नजर आता है, जिसका नाम है असदुद्दीन अवैसी, जो शेरवानी में रहता है, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी और किसी का खौफ नहीं है। वो बोलता है याकूब मेनन को गलत तरीके से फांसी दिया गया है। अगर याकूब मेनन को फांसी देते हो तो तुम वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को मारने वाले को भी फांसी दो, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की जो 3 कातिल जिसका फैसला हो गया है उसको भी फांसी दो, और वरना किसी को फांसी मत दो। करना है तो सबको फांसी देना पड़ेगा। अब देखना है कि बाकी लोगों को फांसी लगता है ये नहीं। ये सच बोलने वाला एक ही शख्स है जो हैदराबाद से निकला, उसके वालिद 6 बार एमपी रहे, उसके बाद असदुद्दीन अवैसी 3 बार एमपी रहे। क्यों ये रुकता नहीं है? 9 बार एमपी होते लगातार और वोट बढ़ता चला जाता। ऐसा कौन सा जादू किया? हम लोगों ने हैदराबाद किया था, क्या नहीं किया? अपने लोगों के लिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल हॉस्पिटल, इंजीनियरिंग कॉलेज, बैंक, टीवी चैनल, अखबार, जो चाहिए वो सब कर दिया। और फंड है गरीबों को नौकरी देने, कारोबार करने के लिए, पैसे के लिए, बच्चियों की पढ़ाई के लिए, बच्ची की शादी के लिए। असदुद्दीन अवैसी अपने दारुस्सलाम में ऑफिस में कैसे बैठते मालूम है? हमारे यहाँ तो छोटे छोटे लोगों के बड़े बड़े एसी ऑफिस होते हैं। वो एक लंबा सा बेंच होता है और सामने एक खुला टेबल होता है। वो 6 फुट 2 इंच का आदमी सामने बैठा है, कोई भी फकीर आके उससे मिल सकता है, कोई अपॉइंटमेंट का जरूरत नहीं है। ये है हिंदुस्तान का बेस्ट पार्लियामेंट्रियन, जिसको बेस्ट बोला गया तो वो कैसा, वो अवाम के लोग हैं। उसके वहां के हैदराबाद गए थे, जो मिला ना उनको, जो देखा वो तस्वीर बयान करेंगे तो 1 घंटा लगेंगे, प्यास बुझेगा नहीं। टीवी में आप जो देखते हो वो कुछ नहीं है, सामने से देख लोगे तो पागल हो जाओगे। हम उसी के दीवाने हैं और पूरे हिंदुस्तान उसी के दीवाने हैं। वहां के लोग बोलते हमारे क्लब में कोई जलसा होता, असद साहब को बोलो तो 10 मिनट के आ जाते। शहर में है कोई गरीब का शादी भी हो रहा, बुलाओ तो 10 मिनट के लिए आ जाते हैं। आज भी वो इंसान जमीन में खड़ा है और अल्लाह ताला जिसको इज्जत देते हैं तो उसको असदुद्दीन अवैसी बनाते हैं। आज पूरा हिंदुस्तान का नजर वो है। हमें एक रास्ता तय करना है, एक मंजिल तय करना है पूरे हिंदुस्तान में। आज तेलंगाना में गए 7 एमएलए जीते, महाराष्ट्र में इंटरनल इलेक्शन के 20 दिन पहले 24 सीट में फाइट किए, जिसमें 5 दलितों को खड़ा किए और 2 सीट में जीतते और 2 सीट में थोड़े के लिए हार जाते। आप बताओ ये कोई जादू है? ये मैजिक है? कोई ऐसा कर सकता है? और वहां के दलित लोग जो है वो सारे दलित पार्टी छोड़ के असदुद्दीन के अवैसी के पीछे भाग रहे हैं। दलित लोग दलित पार्टी छोड़ के उस पार्टी में सिर्फ इलेक्शन फाइट नहीं कर रहे, जीत रहे हैं। अभी औरंगाबाद में, महाराष्ट्र के औरंगाबाद, जहां इम्तियाज जलील उनके एमएलए है, वहां पर 54 सीट में फाइट किए, 25 काउंसिलर जीत लिए, वहां कॉर्पोरेटर बोलते जीत लिए, उसमें 3 दलित है। दलित सिर्फ मजलिस कर नहीं है, दलित जीत रहे। तो आज वो दलित भी बोल रहा है पूरे हिंदुस्तान
नहीं है तो यही दाढ़ी टोपी वाला है। इतना खूबसूरत आज तक दाढ़ी टोपी वाला हम लोगों ने देखा नहीं है। आप बताओ क्या इससे हम मोहब्बत ना करें? आज भी हम लोग चुल्लूखोर, वही रेपिस्ट, घूसखोर, बिल्डिंग कब्जा करने वाला, कब्रिस्तान बेचने वाला, मस्जिद का जमीन बेचने वाला, ऐसे लीडर के पीछे हम भागे कि असदुद्दीन अवैसी के बात पे हम चले जिसको हम लीडर माने। आप बताओ, यह मुल्क जो है हमारे साथ बड़ा गेम किया है। मुल्क नहीं, इस मुल्क की जो सियासी पार्टी है हमको थोड़ा समझना पड़ेगा। आज भाई हमारे यहाँ बहुत सारे कांग्रेस के चाहने वाले, सीपीएम तृणमूल के चाहने वाले हैं। थोड़े देर के लिए आप अपने आप को हिंदुस्तानी बनाओ कि आपके साथ हुआ क्या है। अब जितने अपने नेता को प्यार करते हो, अपने बीवी को उतना प्यार करो, अपने बच्चे को उससे थोड़ा सा कम प्यार करो, आपका जिंदगी संवर जाएगा। आपको अपना बच्चे का गम नजर नहीं आता, अपना बीवी का, अपना बूढ़ी माँ का इलाज नहीं होता, घर के लिए रहने को ठिकाना नहीं है, लेकिन पार्टी के लिए आप मरने को तैयार है। जिस दोस्त के साथ बचपन से आप खेले, जिसके घर में आप शादी ब्याह में गए, एक दूसरे के घर में मौत आई तो खाना दिए, वो आपका हो गया दुश्मन। और कहां के कौन पार्टी वाले आते हैं, आप उसके लिए अपने भाई के छाती के ऊपर गोली चलाते, एक दूसरे आपस में लड़ते। आपको क्या मिला? क्या मिला बोलो? आज किस कदर हमको इंस्टॉल में मारा गया, इंस्टॉलमेंट में मारा गया। मैं 2 मिनट में उसका थोड़ा सा निशानदेही करना चाहूंगा। पहला मोहब्बत हमारा था, सबका मोहब्बत कांग्रेस। कांग्रेस तो नेशनल कांग्रेस है, उसका छोड़ के कोई पार्टी नहीं। हमने पहले बताया 70,000 दंगा करके कब्रिस्तान बना दिया, एक भी इंसान को सजा नहीं दे सका। आप बोलो यूपीए 1 यूपीए 2 था, ये कातिल नरेंद्र मोदी, इसका एक भी मुजरिम का सबूत दलील इकट्ठा कर नहीं सका। ये कांग्रेस गवर्नमेंट हमारा दोस्त है या वही नरेंद्र मोदी का दोस्त है? आज तक हिंदुस्तान में अगर बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल अगर पनप रहा है, बढ़ रहा है, उसको पनाह देने वाला ये कांग्रेस है। और हम उसी कांग्रेस को पेड़ में पानी डाल डाल के उसको जिंदा करते हैं। ये सिर्फ हमारे इंडस्ट्री को जलाया, घर को जलाया, दंगा कराया, हमको एकदम खाली कर दिया। और जब हम बहुत परेशान हुए, जब 28 साल हमने आजादी के बाद इस बंगाल में देखा, हम बहुत परेशान हुए, तो कुछ लोग आए, सादा धोती, सादा कमीज, सादा बाल, साइड में एक तो झोला बैग। वो बोलते कि मैं भेदभाव नहीं मानता हूं, जात पात नहीं मानता हूं, सारे लोग मेरे अपने लोग हैं। हम गरीब के, मजलूम के दोस्त हैं, मैं मजदूरों का दोस्त हूं, मैं किसानों का दोस्त हूं। सारे लोग सोचे कि चलो मरते मरते कुछ तो सहारा मिला, और ये लोग मुसलमान के दामन को थाम लिए। क्यों बोल रहे हैं कि ये वामफ्रंट सरकार मुसलमान के दामन थामे? 2 जगह में हिंदुस्तान में इन्होंने पॉलिटिक्स किया। कांग्रेस जब देखा हम उखड़ गए, अब मुसलमान हमको और भरोसा नहीं करते हैं, उसने अपना दूसरा पार्टनर को उतारा नया ब्रांड देके कि अगला 30-35 साल मुसलमान को बेवकूफ बनाना तुम्हारा काम है। आप देखो, ये 3 स्टेट में काम करती है वामफ्रंट सरकार, पार्टी किया, एक केरला में, एक बंगाल में, एक त्रिपुरा में। त्रिपुरा में तो चंद लोग लेते। 2 मेजर स्टेट मुसलमानों का, एक केरला और एक बंगाल। ये सिर्फ 2 ही स्टेट में पॉलिटिक्स किया। 34 साल राज किया। इसके लीडर बहुत काबिल होते थे, पढ़े लिखे होते थे, बहुत गेमबाज होते थे, बहुत स्ट्रेटेजी बनाने के कैसे किसको तोड़ना होता है, इसके बाद अनोखा तरतीब होता था। लेकिन ये बंगाल से कभी उड़ीसा नहीं गए जहां 98% हिंदू है। ये कभी झारखंड में कदम नहीं जमाए, कभी बिहार में, यूपी में नहीं गए, इधर बगल में आसाम में, दूसरे जगह में नहीं गए। तो ये सिर्फ बंगाल और बंगाल से छलांग मार के पश्चिम में, केरला में क्यों गए? क्योंकि इसको जिम्मेदारी दिया कि तुम मुसलमान को बेवकूफ बनाओ। तो इसने मुसलमान को क्या दिया? तुम गोश्त खाओ, रात में पूरा रात लगा के जलसा करो, चंदा उठाओ, फिस्ट करो, और मुसलमानों का भरोसा जीतने के बाद थोड़े दिन बाद इसको लगा, सीपीएम को, ये वामफ्रंट सरकार को, ऐसे नहीं होगा। जब तक इनके पास रोजगार होगा ना, तो ये थोड़ा टन के चलेगा, इसको सीधा करना पड़ेगा। तो ये चालाक आदमी है, ये मजदूरों को बोला, ये मालिक जो है तुम्हारा खून चूस रहा है, मिल्क मालिक को बताओ कि बोनस इतना % देना पड़ेगा, हम इतना घंटा काम नहीं करेंगे, हम इतना घंटा काम करेंगे, साल में इतना छुट्टी देना पड़ेगा, ओवर टाइम का रेट इतना बढ़ाना पड़ेगा, टिफिन में मछली देना पड़ेगा, दोपहर का खाना चाहिए। और मजदूर सोचा कि वाकई इतना दिन बाद एक पार्टी आया है जो हमारे लिए सोचता है, और कुछ हो गया। और बिल मालिक तो जानते, बड़ा आदमी गाली गलौज देता ही है, मैनेजर लोग गाली गलौज देता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन निकालता है। अब जब इसको सारा मिला तो बोला कि मिल मालिक को मारो,
बोनस नहीं देगा तो उसका फैक्ट्री में आग लगा दो, गाड़ी को तोड़ दो, मशीन को खराब कर दो, एक्सपोर्ट का टाइम, शिपमेंट का टाइम आया, प्रोडक्शन को झुला दो, ऑर्डर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हारा मांग उसको मानना ही पड़ेगा। पर ठीक बोले, अरे ऐसा पार्टी कहां मिलेगा, इतना दिन तो पीठ पीछे कोई खड़ा होने वाला है। ये सब टन गए, पीछे लग गया, मालिक को धूल चढ़ा दिए। मालिक क्या किए, आहिस्ता आहिस्ता बंगाल छोड़ के दूसरे स्टेट में चले गए, सारे फैक्ट्री बंद हो गए। और ये बोलते हैं कि 32 दफा 36 दफा आंदोलन करते रहो, मिल के गेट में बड़ा बड़ा पर्चा लगा के खूब रोशनाई से लिख रहा है और चटाई बिछा के वहां सो रहा है। लास्ट में बोल रहा है कि नेताजी ये तो 1 साल हो गया, यहाँ से मच्छर में हम लोग मर रहे हैं, मिल तो खुलता ही नहीं है। मिल खुलेगा क्यों, दूसरा स्टेट में चल रहा है उसका, इसको जरूरत नहीं है। पहले तो सोना गहना बेचो, फिर बर्तन बेचो, फिर फर्नीचर बेचो, दीवार से ईंटा खोल के बेचो, अब कुछ बचा नहीं। तो दादा को बोलता, दादा सब खत्म हो गया, अब क्या करें, हम तो आपके पीछे हैं। बोले एक काम करो, 25 पैसा का कूपन छपा लो और एरिया में घूम के पैसा कलेक्शन शुरू करो, अच्छा रहेगा। कुछ लोग जिसका जरूरत कम था उसी में लग गए, कुछ लोगों का पेट भरा था तो बोले कि एरिया में ना चंदा उठाओ, बिल्डिंग प्रोमोटिंग हो रहा, मटेरियल सप्लाई करो, ये सब काम करो। क्या करो तो रिक्शा यूनियन बना लो, ठेला यूनियन, मेटाडोर यूनियन, टैक्सी यूनियन, बस यूनियन बना लो, नौकरानी का यूनियन बना लो, महिला समिति बना लो, छात्र यूनियन बना लो, यूथ यूनियन बना लो, और ना जाने कितने कितने यूनियन बना लो। सब बना के बोले कि तुम लोग को सब हम लीडर बनाएंगे। हर तंजीम का हर शाख में 6 करके लीडर दिया। पता चला एक लैंप पोस्ट में 4 लीडर खड़ा है, पोजीशन नहीं मिल रहा है। तो लीडर बता रहे कि तू একটু ভালো করে কাজ কর, বুঝলি, তোর মধ্যে প্রচুর ট্যালেন্ট আছে, তুই পারবি, তোকে সামনে बारे काउंसिलर করে দেবো। अब 6 लोग काउंसिलर बनने का सपना देख रहे कि कौन किसका पोजीशन छीनेगा। गांव में हुआ तो तुम्हें पंचायत कर दो, थोड़ा बड़ा तुम्हें जिला परिषद में दान कराबो, और इसके वजह से वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। दादा तुम ही बोलो ना, किसको हटाना होगा, किसको सुलाना होगा, लेटाना होगा। एक नशा छा गया। 34 साल में क्या हुआ, मुसलमानों का कमर टूट गया, 55,000 बड़े फैक्ट्री बंद हो गए, खाने के लाले पड़ गए, 55,000 मर्डर हुआ, पॉलिटिकल मर्डर भाई भाई में। अरे एक ही नुक्कड़ में 4 भाई बैठे हैं, बचपन के 2, एक सीपीएम के साथ, एक कांग्रेस, एक तृणमूल और एक फला पार्टी आरएसपी के साथ जुड़ा हुआ है। वो चारों पार्टी के लीडर पार्क होटल में, पार्क स्ट्रीट में, बार में बैठ के शराब पी रहे, और ये चारों भाई बचपन के दोस्त लड़ रहे हैं पोजीशन लेने से अगला बार काउंसिलर बन जाएंगे या काउंसिलर का चमचे बन जाएंगे। एरिया में कुछ प्रोमोटिंग हो जाएगा, कुछ तोड़िंग हो जाएगा, कमाई हो जाएगा, घंटा होगा। 6 10 लोग लाइन में लगे, कौन किसको मारेगा, तुमको मिलेगा क्या। यही लोग जो प्रोमोटिंग के बीच में आज हमारे नौजवान पड़े हैं, ये तो कारोबार करते हैं ना भाई, बिल्डिंग बनाते, एक बिजनेस है। ये चाहे तो नक्शा बना के एक बिल्डिंग बना के कारोबार कर सकते हैं, इज्जत के साथ जी सकते हैं, लेकिन नहीं, ये जब कॉर्पोरेशन में जाएंगे तो उसका नक्शा देके बोलेंगे कि सामने से 15 फीट छोड़ दो, पीछे से 10 फुट छोड़ दो, इधर से 8 फुट, उधर से 7 फुट छोड़ दो। बोले दादा तो फिर जमीन बचा नहीं, सब खत्म हो गया, सब छोड़ दिया। बोले एक काम करो, दूसरा रास्ता है, तुम ऐसे ही शुरू कर दो, प्लान व्लान करने का जरूरत, तुम ऐसे ही शुरू कर दो, और जरूरत पड़े तो छोड़ने का जगह नहीं है, सामने का फूट रास्ता सब ले लो, जितना लेना तुम ले लो। अब खूब शुरू हो गया। अब ये जो शुरू हुआ, अब थाना को हर फ्लोर के लिए एक रकम देना पड़ता है, 5 लाख 10 लाख कुछ देना पड़ता है। हमको अभी करंट रेट क्या चल रहा है हमको खबर नहीं है। अभी उसके बाद बिल्डिंग सेक्शन के जो इंजीनियर बैठे हैं उनके पास पैसा बराबर जाना चाहिए। एरिया के जो काउंसिलर है उनका हिस्सा अलग से पहुंचेगा, और एरिया के जो चुन्नू मुन्नू है, पिकनिक में जाना है, ईद का कपड़ा सिलाना है, हवा करना है, ढिमका करना है, उसका नाश्ता पानी सब कुछ चल रहा है। फिल्म देखने जाएंगे वो चल रहा है। और देखिए ये आदमी क्या कर रहा है, प्रोमोटर जो बना है सोच रहा है कि इतना सबको पालने के बाद, देने के बाद बचेगा क्या। चलो वो 10 mm का रॉड नहीं 6 mm का मार देते, 20 बोरा सीमेंट नहीं 10 बोरा में काम हो जाएगा। और फाउंडेशन करने का कोई जरूरत नहीं है, कौन सा बार हम इस बिल्डिंग में रहेंगे, इसको तो 6 महीने में बेच के हम चलेंगे, फाउंडेशन का जरूरत नहीं, ऐसे ही उठा दो। और जिसके पास 200 स्क्वायर फीट जगह था, पुराना टेनेंट, उसको चमका के बोला 50 स्क्वायर फीट लेना लो, नहीं तो फिर तुमको हम उड़ा देंगे। रफा रफा करके 50-75 दे दिया, और अगर कमजोर रहा तो लात मार के निकाल दो, पूरा ही हजम कर दो, क्योंकि उसको तो इतने लोगों को पालना है। और ये जो बैठ के कमा रहे ना ऑफिसर लोग, थाना के ऑफिसर, बिल्डिंग सेक्शन के इंजीनियर के ऑफिसर, ये लोग शरीफ लोग हैं, सरकारी लोग हैं, और ये बेटा क्रिमिनल है।
सारे मजलूमों का, गरीबों का बददुआ ले रहा, एरिया के लोगों को गाली दे रहा। और क्या करेगा? जब मीटिंग होगा तो उसको धर्मतला में 2 मेटाडोर आदमी भेजना पड़ेगा। जब इलेक्शन होगा तुमको 200 बिरयानी का पैकेट देना पड़ेगा। अरे जमींदारी खोला हुआ, ये सारा बोझ लेके भी ये सोचता है ऐसे भी तो फुटपाथ में जिंदगी भी तो कुछ मिला नहीं है, चलो इसी बहाने कर ले। मतलब इसके जिंदगी में कोई ऑप्शन नहीं है, कुछ बचा नहीं है इसके लिए। ये करेगा क्या? सोचता है कि यही मौका, यही कर लो। और उसमें अपने कितने भाई जान गंवा रहे, आपको खबर मिली। आप बताओ, ये वामपंथ सरकार 55,000 दंगा ऐसे नहीं किया, यूं ही लड़ा के हमारे घर घर को बर्बाद किया। आपस में इतना नफरत हो गया तो भाई भाई का चेहरा नहीं देख पाता। आपको एक बात बताता हूं, बहुत सारे बात आपके अपने जहन में है। कुछ साल पहले तोपसिया में बहुत टैनरी हुआ करते थे सीपीएम के दौर में। और ये लोग देखिएगा हरदम हर साल ज्योति बसु भी लंदन में जाता था कि इंडस्ट्री लाने जाते, हमको यहाँ इंडस्ट्री बसाना है। अगर में जब इनको घूमने का शौक होता है ना, यहाँ बहुत सारा काम ये लोग कर नहीं पाते, वो बाहर में जाके आराम से कर सकते, तो बाहर चले जाते ये लोग वो सब करने के लिए, घूमने के नाम में, और बोलते हैं इंडस्ट्री लाने के लिए। तो जो लोग इंडस्ट्री के लाने के लिए इतना बाहर जाते हैं, वो अपने घर में कैसे इंडस्ट्री को खत्म करते। देखिए अचानक एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, पॉल्यूशन की वजह से तोपसिया और सराउंडिंग के लोगों का सेहत में बड़ा नुकसान हो रहा है और उसको फौरन वहां से हटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दूसरे जगह हटाएंगे। डालमिया को ज्योति बहू ने कॉन्ट्रैक्ट दिया कि बांधतला में तुम लेबर कॉम्प्लेक्स बनाओ। अरे लेबर कॉम्प्लेक्स बनेगा, जमीन में मट्टी डलेगा, वहां फैक्ट्री बनेगा तब तो जाएगा, नहीं तो मैदान में कैसे फैक्ट्री बनेगा? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का डेट पास हो रहा है। अरे ऑर्डर तो हाई कोर्ट ने डालमिया को दिया, उसने अपना लैंडमार्क पूरा नहीं किया, अपना डेट पूरा नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के लिए रातों रात ज्योति बसु ने फौज उतारा और 500 से ज्यादा फैक्ट्री के बिजली के लाइन, पानी के लाइन सील कर दिए, काट दिए। फैक्ट्री में करोड़ों के सामान बर्बाद हो गए, केमिकल बर्बाद हो गए। जो लोग सप्लायर करोड़ों रुपया देते उसका पैसा चौपट हो गया। कई लाख लेबर बर्बाद हो गए। उसमें गरीब मुसलमान और चमार लोग थे, बिल्कुल निचले तबके के, उनका रोजगार बेकार हो गया। घर का सामान बेच बेच के लोगों को चलना लगा। ये क्या जरूरी था? जरूरी था कि पोल्यूशन उसको कम करना था। तो क्या आज तोपसिया में पोल्यूशन नहीं है? अंदर में जाइए, घर के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। जो घर बना है, सूरज का रोशनी नहीं घुसता है, बच्चा मां के पेट में अपाहिज पैदा होगा। ये तो अल्लाह का करिश्मा है कि अभी तक तोपसिया के लोग कैसे सगाई सलामत है। साइंटिस्ट के अगर हिसाब से जाइएगा तो वहां बच्चा वहां इंसान की तरह खड़ा नहीं हो सकता है। तो वही पॉल्यूशन के लिए इन्होंने वहां पर भेजा, पूरा इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। हम कुछ लोगों को जानते हैं जो बड़े कारोबारी थे, वो आगरा में चले गए, कानपुर में चले गए, कुछ मद्रास में चले गए, लेकिन बाकी लोग फकीर हो गए, एकदम सड़क में आ गए, बर्बाद हो गए। और उसके बाद आज क्या हो रहा है? उसी बांधतला फैक्ट्री में ये लोग लंदन जाते ना फैक्ट्री लाने के लिए, उस फैक्ट्री में जो कर रहे हैं स्क्वायर मीटर के हिसाब से बहुत ऊंचा रेट में उनको जमीन बेचा गया। उनको सस्ता में जमीन देना चाहिए और उसको ऊंचा दाम में जमीन दिया। वो जमीन का 99 ईयर का लीज है, अभी 30 साल हो गए, थोड़े दिन बाद डालमिया का हो जाएगा, इनका कुछ नहीं रहेगा। जब प्लॉटिंग हुआ तो सामने का 200 से 300 मीटर इलाका डालमिया अपने जगह रखा। आप पहले आएगा, पहले दो ना, उन्होंने पीछे से देना शुरू किया। अजीब और गरीब मामला। और आज भी हुआ पानी, फैक्ट्री लगाएगा आदमी, पानी चाहिए, पानी को ये लोग पैसा लेके देते हैं, पानी फ्री में नहीं देते। और केमिकल प्रोसेस करने के बाद उस गंदा पानी को जब ड्रेन में डालेंगे, उसमें एक मीटर लगा हुआ है जिसका तकरीबन 15,000 से ऊपर दाम है। बोलते कि कितना गंदा पानी तुम ड्रेन में डाल रहे हो, गिन के उसका पैसा लेंगे। आपको लगता है ये लोग फैक्ट्री लगाना चाहते हैं? कौन चूसते हैं? इतना दुश्वारी पैदा कर दो कि लोग कारोबार छोड़ दे। और अभी क्या किया इन्होंने? जो सॉल्ट लेक सेक्टर 5 में आईटी सेक्टर था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब बना था, वहां छोड़ के ये लोग महिंद्रा को उधर में दे दिए। लेदर कॉम्प्लेक्स में बड़ा बिल्डिंग बना, वहां आईटी सेक्टर बनेगा। वो माहौल नहीं है, बिल्कुल देहात इलाका है, कम्युनिकेशन ठीक नहीं है। और ये लोग बोलते हैं कि ये पोल्यूशन की वजह से वहां नुकसान हो रहा है, यहाँ से फैक्ट्री को हटा के कहीं और देखना पड़ेगा। हो सकता है कि इस बार सुंदरबन के पार उधर भेज दे। तो इसका मकसद क्या है? आपने लेदर कॉम्प्लेक्स बन के बोल के जो प्रोजेक्ट बनाया, जिसमें लोग सोना चांदी बेच के अपना लोन लेके वो घर बनाए, आप उसको फिर उजाड़ोगे तो कितना बार उजाड़ोगे? लोग कितना बार बसाएंगे? आपके घर के करीब कामला चमड़ा के जुड़ा हुआ एक हाट है जिसको हम लोग पतपुकुर का बिरसुल हाट बोलते हैं।
ना जाने 60-70 साल कितने सालों से ये हाट बसा हुआ है। वह एक पार्क हुआ करता था, हम बचपन में देखे थे, वहां एक मैदान था। तो अचानक उस वक्त के सीपीएम सरकार को क्या लगा कि नहीं, यहाँ एक ऑडिटोरियम होना चाहिए, नेचुरल मंच होगा। पीछे चमार लोग बसते हैं और सामने इस बार मुसलमान बसते हैं। बीच में इनको अनोखा आइडिया कि यहाँ एक ऑडिटोरियम बनना चाहिए। ये लोग क्या वहां जाके डांस करेंगे क्या? इनको चाहिए रोजगार, काम, बच्चे को कैसे पालेंगे? फूड में सामान बेचते हैं कि कुछ सामान बिक जाए, वहां इनको ऑडिटोरियम लगा नहीं लगा कि यहाँ एक सुपरमार्केट बना दे, इनको स्टॉल दे, ये बस जाए, इज्जत से काम करे। कभी सूरज की तपिश या तो कभी बरसात का बारिश, उसमें सामान का नुकसान, रात को माल को कांधा में ढोके गाँव और आओ, ये जिंदगी भर का सिलसिला चल रहा है। सरकार को किसी को आइडिया नहीं हुआ या जानबूझ के ये लोग उस जगह में ऑडिटोरियम बनाए और बना के अधूरा छोड़ दिए 15-20 साल। अभी ममता बनर्जी जो मुसलमान के सबसे ज्यादा हमदर्द हैं, जो बुर्का छोड़ के उनका चलता नहीं है, पर्दा छोड़ के चलता नहीं है, रोजा पाबंदी से रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, इफ्तारी भी खाते हैं, हज मुबारक और ईद मुबारक सारे मुबारक उनके पास मौजूद है। इनका नहीं है। देखिए, ये उस जगह में अभी ऑर्डर पास किए, कॉर्पोरेशन से ऑर्डर पास हुआ, वो जो ढांचा है पड़ा हुआ 20 साल से, उसको तोड़ के बनियापुकुर थाना को वहां पर बसाया जाएगा। आप बोलो, बनियापुकुर थाना अपने जगह में सही सलामत है, कोई अर्जेंसी नहीं है, उसमें बनाएंगे मतलब सामने में वो पुलिस का गाड़ी, रैप, हबी जाबी, कहां का चोरी का गाड़ी, एक्सीडेंट का गाड़ी लाके पूरा भरेंगे। वो जो काम करने का जगह है उसको बर्बाद करेंगे। अभी ये माओवादी मानूस के सरकार को आज भी नहीं लगता है कि उस जगह में एक मार्केट होना चाहिए। कम से कम 50,000 लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, पूरा ईस्टर्न जोन का आदमी चप्पल का कारोबार इस इलाके से करता है, यहाँ से सामान जाता है, उसको थोड़ा सा सहारा चाहिए। लेकिन ये मामाटी मानूस के लिए इन लोगों का रोजगार का कोई अहमियत नहीं। अभी लंदन से घूम के आई, बोले कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है। क्या इन्वेस्टमेंट? हम तो अपने आंखों से देख रहे हैं, जो बसा बसाया कारोबार है उसको आप उजाड़ना चाहते हैं। तो हम बोलते हैं इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार मजलिस आ चुकी है, मजलिस के नौजवान लड़ने के लिए तैयार है। उस जगह में थाना नहीं बनेगा, उस जगह में सुपर मार्केट बनेगा, लेदर का मार्केट बनेगा। इंशाअल्लाह तो हम लोगों की हुकूमत आएगी, वहां हम लोग सस्ते में लोगों को दुकान देंगे, फ्री का वादा नहीं करेंगे भाई। लेकिन बच्चे को खरीदने के लिए तैयार है। आप ताना भरोगे तो लड़ाई होगा, छाती पे गोली खाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। आप मजाक बना के रखे हो क्या? लाखों लाख लोगों का रोजगार को लात मारते हो और बोलते हो कि आप थोड़ा सा स्कॉलरशिप देके, साइकिल देके तमाशा करते हो। और आपको बताएं, आपका मोहल्ला हाट चल गया था सीपीएम के दौर पे। वो लोग सड़क के ऊपर ब्रिज के नीचे दुकान लगाते थे, हफ्ते में 1-2 दिन कारोबार करते थे। दीदी जिस साल 2011 में आई, उसी साल 2011 में रैप उतार के वो पूरा इलाके को साफ करवाए। वहां जो छोटे दुकानदार लोग बसते थे, सब मुसलमान नहीं, बाकी लोग भी थे, चाहे वो किसी भी जात का हो, वो गरीब था, वहां कारोबार कर रहा था, रैप उठा के साफ करके, उसका भी रोजगार का कोई बंदोबस्त नहीं है। आप जानते हैं कि रानीहाटी पांचला उस इलाके में, हावड़ा में जरी का काम बहुत होता है। अनोखा आइडिया आया, दीदी बोला वो हम जरी हब करेंगे। जरी हब क्या होगा? बोले हम जरी का ट्रेनिंग देंगे और वहां पर जरी का बहुत बड़ा मार्केट बनाएंगे, फॉरेन कस्टमर आएंगे अजीब अजीब। तो उधर में पांचला में हुआ क्या, तिरपाल लगा के जरी ट्रेनिंग सेंटर खोला गया और लोगों को 3-3.5 हजार महीना देके ट्रेनिंग दिया जा रहा है। वो सारे के सारे लड़के गैर मुसलमान थे। मुसलमान के घर में तो पैदाइशी कारीगर एक से एक बैठा हुआ है, बच्चा बच्ची सब एक्सपर्ट कारीगर। ये तमाशा 2-3 महीना चला, फिर पंडाल खुल गया, जोरी हब खत्म हो गया। ये तमाशा कितना दिन चलेगा? ये पूरा बंगाल जो है क्रिमिनल हब बन गया। आप लोगों को रोजगार दो, आपको इतना थाना, हर मोहल्ले में थाना बनाने का जरूरत नहीं है। आदमी के पेट में अगर खाना होगा, तालीम होगा, इज्जत का जिंदगी हुआ, कौन चोरी चमारी बेईमानी करेगा, कौन छिनताई करेगा? ये लोग इंस्टॉलमेंट में जो कांग्रेस ने वो किया था कि दंगा करके हमारे सारे फैक्ट्री को जला दिया, जो सीपीएम हमारा ही हाथ से फैक्ट्री को बंद करवाया, भाई भाई लड़ाई को खत्म किया। और आज दीदी का जो सबसे बड़ा खतरनाक चाल है, आज हमारा सब कुछ चला गया, लेकिन वो दिन आ गया, इम्तिहान का घड़ी आ गया। ये दीदी नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, ये भाई बहन है। 2002 के
पेश करने वाली यही ममता बनर्जी थी। आज इतने सालों बाद मुसलमान का वोट लेने के बाद जब उनको लग रहा है कि नहीं बीजेपी का साथ हाथ मिलाना है, तो देखिए आज नरेंद्र मोदी वही दीदी का तारीफ कर रही है। यही नरेंद्र मोदी का तारीफ दीदी करती है जो बांग्लादेश में तीस्ता जलवंतन प्रकल्प को लेके दीदी मनमोहन सिंह के साथ टूर नहीं किए, अभी नरेंद्र मोदी के साथ किए। अभी जो मोदी बोलेगा वो ममता बनर्जी वही करेगी। आप बताओ, ये मिली जुली सरकार चल रही है। हमारे कुछ बादल लोग ये बोल रहे थे कि बीजेपी को रोकने के लिए बंगाल में ममता बनर्जी का हाथ को मजबूत करना पड़ेगा। आप बताओ, नरेंद्र मोदी या ममता बनर्जी एक दूसरे का हाथ पकड़ी हुई है, कौन सा हाथ हम पकड़े? हमारे लिए कौन है? यही तमाशा देखते देखते आ गया। आप बताओ, हमारा तारीख लग चुका है 2021 का, और ये मोहन भगत आरएसएस चीफ जो खुद एक टेररिस्ट है, वो शहीद मीनार में 3 महीना पहले आके एक हिंदू सभा में कहा कि नौजवानों, तुम्हारी जिंदगी में मैं वादा करता हूं कि इस सरजमीन से मुसलमानों का नामो निशान मिटा दूंगा। हमारा बंगाल का पुलिस, कलकत्ता पुलिस वहां खड़ा होके क्या कर रहा था? उसको फौरन रस्सी डाल के अंदर डालना चाहिए था। वो कैसे यहां से वापस चला गया? हम इस मामूली मामूस के ऊपर कैसा भरोसा करें? आपका नाटक कितना दिन चलेगा? आप बताओ, आप अपनी हैसियत देखना चाहते हो? आप जो लोग अपने आप को लीडर बोलते हो, सारे लोग हमको कैसे इस्तेमाल किया आपको मालूम है। अभी फरजाना आलम का हादसा हुआ, आप बताओ, फरजाना आलम एक पढ़ी लिखी एडवोकेट थी, उसको उसके मतलब से अपने पार्टी में लिया, बगल में मंच में बैठाया, बहुत इज्जत दिया और उसको मेयर भी बनाया। मुसलमान को एक खाब दिखाया कि देखो आज तक मुसलमानों को किसी ने मेयर नहीं बनाया, हमने मेयर बना दिया, कितना इज्जत दिया। और जब वो दौर खत्म हुआ, जब उनको ईमानदारी का दौर नहीं रहा, जब तस्वीर के नीचे सफेदार प्रतीक लिखने का अब जरूरत नहीं पड़ा, तो आज उन्होंने मेयर चेंज किया। बोला पढ़े लिखे ईमानदार लोग नहीं चाहिए, जो बुर्फा, पर्दा, घूंघट, इंशाल्लाह माशाल्लाह दे के मुसलमान को इतने साल 4 साल तक बेवकूफ बनाए, उसका आज का नतीजा देखिए। वही पर्दा नशीन औरत, हिजाब में पहनी हुई औरत जो हज करके आई है, उसको 28 नंबर वार्ड से लाके 65 नंबर वार्ड में डाला जाता है कि उसको हराना है। आज के दौर में 60, 61, 62, 63, 64, 66 सब में सीएमसी जीतता है, लेकिन 65 नंबर में 9,500 वोट से आता है, उन्हीं के लोग हराते हैं। और देखिए उसके बावजूद वफादारी देखिए मुसलमान का, उस तृणमूल का झंडा लेके सीपीएम के खिलाफ लड़ने उतरे, ऑफिस में बैठे तो बाखों में बाल डाल, वही टीएमसी का चवन्नी का लीडर वो फरजाना आलम को बोलती कि आप ऑफिस से जाओ। बहस होती है, क्यों जाएंगे? हमारी पार्टी है, हार गए तो क्या है? बोले तुम हार गए, तुम्हारा काम खत्म, तुम राजा बजाते हो, राजा बाजार चले जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। बहस इस कदर आगे बढ़ा कि फरजाना आलम का सर का बाल खींच के उसने सड़क में गिराया और वही मारा। FIR फरजाना आलम की, पुलिस एक्शन नहीं लिया। पुलिस मंत्री कौन है? ममता बनर्जी, कोई एक्शन नहीं। अस्पताल में 10 दिन पड़ी रही, कोई लीडर नहीं देखा, दम तोड़ गया, फरजाना आलम को देखने कोई नहीं आया। ममता बनर्जी का अफसोस का एक बोल मुंह से नहीं निकला, उसका कफन दफन हो गया, कोई खबर नहीं। उसका 11 साल के बच्चे के सर पे कोई हाथ रखने वाला नहीं। विधानसभा में शोक प्रस्ताव उठा तो उसको भी दीदी मना कर दिया, कोई अफसोस करने की जरूरत नहीं है। आप बताओ, जो गली के नुक्कड़ में अपने आप को लीडर मानते हैं, एक वार्ड का काउंसिलर का, क्या आप लीडर हो? ममता बनर्जी ये दिखाई, देखो तुम्हारी हैसियत, जब चाहे तुमको सर का ताज बनाएंगे, जब चाहे पैर की जूती बना लेंगे, तुम उफ नहीं कर सकते हो। पूरी हुकूमत हमारे हाथ में है। ये हुकूमत बनता हमारे मेहनत से, हमारे पसीने से, हमारे खून से, हमारे वोट से। ग्रुप कैप्चरिंग से लेके यूनिवर्सिटी कैप्चरिंग सारे हमारे लोग करते हैं और गति में वो बैठते। हुकूमत में क्या मिला? जावेद खान को कौन सा डिपार्टमेंट मिला? दमकल मंत्री, जिस मंत्री को अक्सर इलाके में आग लगने के बाद जाके पब्लिक का गुस्से को झेलना पड़ता, गाली झेलना पड़ता। ये आदमी थोड़ा दूसरा किस्म का, इसीलिए मारधाड़ इसके साथ नहीं होता है। लेकिन दूसरे अगर दमकल मंत्री जाएंगे, जूता चप्पल से उसका पिटाई हो जाएगा। तो इसलिए ये काम जावेद खान को दिया गया है। वाटर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैदर शफी, किसको दिया गया है? कुछ ऑटो ग्रांट में ऑटो, कुछ स्टीमर चलते हैं, जहाज तो उसके अंडर में नहीं है। एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मदन मिश्रा बनेगा, स्पोर्ट मिनिस्टर वही पियक्कर बनेगा। वो आज भी ममता बनर्जी की चहेती
लेकिन मंत्री का स्टेटस रखता है। आप बताओ, करीम चौधरी इस्लामपुर का एमएलए, 8 बार का एमएलए, उसको लाइब्रेरी मिनिस्टर बनाते हैं। आप बोलो मेरे मोहल्ले में लाइब्रेरी कहां के हमको 4 किताब मिल जाएगा? आप बोले नूर आलम चौधरी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज, उसको क्या दिया? उसको बना सकता था लॉ मिनिस्टर, नहीं दिया। उसको एजुकेशन मिनिस्टर बना सकता था, नहीं दिया। दिया तो क्या दिया? बोलता कि पशुपालन मंत्री। कुत्ता बिल्ली का सेहत का तुम ख्याल रखो। एक पढ़ा लिखा इंसान का ये मकाम, लेकिन उसका तो कुछ काम नहीं है। आखिर में क्या हुआ? एक दिन उसके और एक एमएलए शताब्दी रॉय का कुत्ते का इंतकाल हो जाता है, वो मर जाता है कुत्ता। वो देवश्री रॉय कुत्ते को रास्ते के किनारे गाड़ के ममता बनर्जी के सामने जाके रोती है कि मेरा कुत्ता मर गया, अफसोस है कि सड़क किनारे गाड़ना पड़ा, कोई कब्रिस्तान नहीं है कुत्तों का। तो ममता बनर्जी पशुपालन मंत्री को बुलाया कि आप क्या करते हो? आप देवश्री राय के लिए एक बढ़िया सा जगह देख के कुत्ता के कब्रिस्तान का बंदोबस्त करो। नूर आलम चौधरी साइंस सिटी के पीछे ढाबा में जाके कुत्ते का कब्रिस्तान का इनॉग्रेशन कर रहा है। हमारे कब्रिस्तान लगल हो रहे, कुत्ते का कब्रिस्तान का इनॉग्रेशन हो रहा है। ये मारवाड़ी मानुस का कल अगर दीदी ऑर्डर कर दे कि देवश्री राय का अगला कुत्ता या किसी का कुत्ता मरा है, जनाजे में शरीक हो जाओ, उस कुत्ते को कांधा देने के लिए ये सारे जो सुल्तान अहमद, ये सारे जो जावेद खान, फिराद हकीम, नूर आलम चौधरी, सब कांधा देने चले। इनकी हैसियत आज के डेट में यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये बिल्कुल फेमस है और इसीलिए बोलते हैं हमारे माँ बहनों को कब्र से उठा के रेप करने के बाद बोला जाता है प्रोटेस्ट में विधानसभा में कोई खड़ा नहीं होता, पार्लियामेंट में कोई खड़ा नहीं होता। आप बोलो किस दिन के लिए हम वोट देते हैं? हमको तो कुछ मिला नहीं, मिलेगा भी नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा। लेकिन आने वाला 2021 का जो तारीख लगा है उसको कौन रोकेगा? सर के ऊपर बीजेपी खड़ा है और जो जो बात रोजाना आ रहे हैं वो कौन जवाब देगा? अभी ममता बनर्जी थोड़े दिन बाद रेड रोड में नमाज पढ़ने आई और इमाम ईदैन का जो जगह है, मिंबर है, वहां से किताब फरमाई, अपना पॉलिटिकल किताब को अपना सफाई की। इस बार 97 काम हो गया, 97%। पिछला बार आई थी बोली थी 90% काम हो गया। तो हमको लगता है कि हम लोग को जहर पिलाने वाला काम बाकी है, बाकी सब कंप्लीट हो गया, वही आखिरी काम बाकी है। और उस जगह में वो खड़ा होके पॉलिटिकल बयान तो दे दिए, बोल दिए कि আপনারা অনেক কষ্ট করেন, অনেক রোজা রাখেন, এবারে 29টা রেখেছেন, কখনো 30টা, কখনো 31টা, কখনো 32টা रोजा रखें। आप सोचिए ये जाहिल औरत, अरे दीन के मामले में जाहिलों को बोलना मना है। अब हो सकते हैं वक्त के चीफ मिनिस्टर, लेकिन मेंबर हमारे इमाम का जगह है, अपने इमाम के जगह में कोई प्राइम मिनिस्टर को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्त हमारा इमाम का ऑर्डर चलेगा और किसी का ऑर्डर नहीं। अगला साल कोई भी चीफ मिनिस्टर हो उस मेंबर में उस जगह से बोल नहीं सकेगा। हम लोग मौजूद रहेंगे, वो जगह राजनीति करने का, खिलवाड़ करने का जगह नहीं है। आपको बता रहे हैं हम सब मौजूद रहेंगे। ये तमाशा बंद करो, ये तमाशा बंद करो, ये नाटक नहीं चलेगा। माइनॉरिटी के आंसू बहाने वाले, ये 10,000 मदरसा देने वाली थी ना, कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। क्या किया मालूम? 200 साल पुराना हाजी मोहम्मद मोहसिन के नाम पर जो मदरसा, पहले मदरसा मोहसिनिया था नाम, अभी हुगली मदरसा, 43 गवर्नमेंट रजिस्टर्ड स्कूल है बंगाल में। वन ऑफ देम इज हुगली मदरसा जो चुचुड़ा के शहर में पूरा हाजी मोहम्मद मोहसिन के पैसे से चलता है। आज से कुछ साल पहले 2010 में ये वामपंथ सरकार उसको बंद करने वाला था, ऑर्डर लिख चुका था। तब मुस्लिम तंजीमें एहतजाज में उतरी। ये पार्थो चटर्जी दीदी का छोटा भाई उस वक्त मदरसा मिनिस्टर जो था सत्तार, उसको फैक्स किया, लिखा कि आप इस मदरसे को बंद नहीं कर सकते, नहीं तो पूरे बंगाल को हिला देंगे। सत्तार डर जाता है, रुक जाता है। और आज वही मामाटी मानूस का सरकार आया और वही पार्थो चटर्जी एजुकेशन मिनिस्टर हुआ, वो अपने कलम से उस मदरसे को बंद कर दिया। आखिरी 7-8 टीचर का सबको ट्रांसफर किया। पैलेस जैसा बिल्डिंग है, 1000 बच्चा पढ़ सकता है, उसका क्या नहीं है? लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, कैंटीन, फुटबॉल का मैदान से लेके क्लासरूम, आलीशान बंगला, उसको बंद कर दिया। और क्या किया मालूम है? उसमें कुछ 5-7 बच्चों को लेके इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल लगाया है। बोल लगे नहीं, मुसलमान के तरक्की के लिए इंग्लिश मीडियम होना जरूरी है। अरे उस मदरसे से बांग्लादेश का 2 प्राइम मिनिस्टर निकला है। पहला प्राइम मिनिस्टर ताजुद्दीन, हुगली का जो फुरफुरा शरीफ के बड़े पीर साहब है, हुजूर है,